हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह या सत्ता की चाह। आपको सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। योग्यता की चाह छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु ये नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है। उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। संवेदी चालक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक या अमूर्त सक्रियात्मक। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, पूर्व सक्रियात्मक। इस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु ये नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है। इस अवस्था की एज 2 से 7 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन, लेवाइगोस्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। लेवाइगोस्की का मानना था कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा जिसे हम घर की भाषा बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, मातृभाषा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है। अगला क्वेश्चन, प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। प्रतिभावान विद्यार्थी में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। प्रश्न पूछा है किससे बचना चाहिए। ऑप्शन है, उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, उस संप्रदाय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर आगे बढ़ें, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यह गलत है। शिक्षक को बच्चों के सामने सबसे पहले सरल अवधारणा प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद जटिल अवधारणा प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन में उल्टा लिखा गया है, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर आगे बढ़े। ये गलत है, इसलिए सही हो जाएगा, शिक्षक को इससे बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। 2 प्रेरणा होता है, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। आंतरिक प्रेरणा वह होता है जब आप कुछ सीखने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य प्रेरणा वह होता है जब आप दंड से बचने के लिए या पुरस्कार पाने के लिए या कोई भी लालच पाने के लिए करते हैं, वह हमारा बाह्य प्रेरणा होता है। इस प्रश्न में यह पूछा गया है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रदाय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। दंड से बचने के लिए अध्ययन हो रहा है, यह बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, यह भी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसमें प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के लिए अध्ययन हो रहा है। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, यह भी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि प्रश्न पूछा गया था कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बच्चों के
प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? किताबें व और पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान या परिवार? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक समाजीकरण की संस्था परिवार है। बच्चा सबसे पहले समाजीकरण अपने घर से सीखता है, अपने माता पिता और अपने भाई बहन से सीखता है। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? आपको बताना है कौन कथन गलत है, क्योंकि प्रश्न पूछा है कौन सही नहीं है। ऑप्शन है, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन डी और ऑप्शन सी और बी ये तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन ए गलत है, इसलिए सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपके सामने दो कथन है, आपको बताना है कौन कथन गलत है और कौन कथन सही है। कथन ए है, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कथन आर है, अधिगम प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। कथन ए सही है, लेकिन कथन आर गलत है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, ये गलत है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, ये भी गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये सही है, लेकिन ऑप्शन डी लिखा हुआ है ए और आर दोनों गलत है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? शैशव अवस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है, ये गलत है। शैशव अवस्था की आयु होती है जन्म से 2 वर्ष, यानी 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा तर्क नहीं कर पाता है। अगला ऑप्शन है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का आयु होता है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे तर्क नहीं कर पाते हैं और तार्किक सोच भी नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन ये भी गलत है। ऑप्शन सी है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है, ये सही है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का आयु होता है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू कर देता है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था का आयु होता है 11 से 15 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, ये गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? बी को डी के रूप में पढ़ना, 21 को 22 के रूप में पढ़ना, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना, अपमानजनक व्यवहार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी को डी के रूप में पढ़ना और 21 को 12 के रूप में पढ़ना पठन वैकल्य की पहचान है। अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? व्यवहारवादी, अनुकरण करके सीखना, सामाजिक संरचनावादी, प्रतिपादक शिक्षण।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सामाजिक संरचनावादी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कौन बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, यह बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, यह भी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, यह भी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? लेवाइगोस्की, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेवाइगोस्की। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है। केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है और शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षक को अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठचर्या को लागू करना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दे, उनसे सफलता की कम उम्मीदें रखें। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे। सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? प्रतिपादक शिक्षण, पूछताछ आधारित शिक्षा, शिक्षण की व्याख्यान विधि, रटकर याद रख करना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, पूछताछ आधारित शिक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है। विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन सी हमारा गलत है, इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि प्रश्न पूछा था कौन सही नहीं है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, ये गलत है। हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, सभी का विकास अलग अलग होता है। जैसे कोई चलना पहले सीख जाता है, कोई लेट से सीखता है, कोई पढ़ना जल्दी से सीख जाता है और कोई लेट से सीखता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा सही है क्योंकि प्रश्न नहीं पूछा था। अगला क्वेश्चन, आनो तीन अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पुनर्बलन, परिपक्वता, प्रतीकवाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसे हम जेडपीडी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? आपको बताना है कौन जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन है बोरियत, तनाव, जिज्ञासा या भय।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन, अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय है। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य बाल अवस्था का काल क्या है? जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 वर्ष और उससे अधिक। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, मध्य बाल अवस्था का काल 6 से 11 वर्ष होता है और पूर्व बाल अवस्था का काल 3 से 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, डैश डैश बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है? स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के साधन या परिवार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परिवार बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। को बच्चों के निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके, परीक्षा के लिए सीखना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, स्वलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, पठन वैकल्प, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना, वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। अगला क्वेश्चन, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है? उच्च क्रम चिंतन कौशल, निचले क्रम की कौशल, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उच्च क्रम चिंतन कौशल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। अगला क्वेश्चन, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? असफलता का डर, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिपक्ष, सफलता के लिए इनाम, प्रतिस्पर्धा की भावना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिपक्ष। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण, संरक्षण। पूर्व सक्रियात्मक का अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्रतीकात्मक खेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। प्रश्न हमसे नहीं पूछा है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। अगला क्वेश्चन, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिक्षा में समानता। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, परीक्षा देने के, बेहतर कौशल विकसित करने के, अभिसारिक सोच सीखने के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में बच्चे की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर, बच्चों को अनुशासित रखकर, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बनाकर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बच्चों को संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, मानक वर्ग में बच्चों की लेबलिंग करना, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। अगला क्वेश्चन, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, इससे शिक्षक को बचना चाहिए, ये गलत है इसलिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण, उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण, उनकी संस्कृति में प्रचलित आगरूप। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, ये गलत है, इससे शिक्षक को बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन, युवा अवस्था। भाषा विकास के लिए सबसे बेहतर प्रारंभिक अवस्था होता है। इस अवस्था में बच्चे सबसे अधिक भाषा सीखते हैं। इसकी आयु 2 से 7 वर्ष होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, आत्मपराजित लक्ष्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं?
व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, पुनरावृत्त यथवंत अभ्यास द्वारा। जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जब वो कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कौन सा पाठ का उदाहरण नहीं है। अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, रटना, इशारे एवं संकेत, सहपाठियों संग साझा शिक्षण। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, रटना। अगला क्वेश्चन, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? मानसिक क्षति, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अभिसारी सोच या अपसारी सोच। अपसारी सोच वह होता है जब आप विभिन्न दिशाओं में सोचते हैं, इसे ओपन माइंडेड बोला जाता है। और अपसारी सोच वह होता है जब एक सीमित अवस्था में आप सोचते हैं, यस या नो में सोचते हैं, उसे अभिसारी सोच कहते हैं। अपसारी सोच वह होता है जब आप विभिन्न दिशाओं में सोचते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझे, अभिसारी सोच जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, कितना जोड़ने से 10 होता है, तो कोई बच्चा यह सोचेगा 2 और 8 जोड़ने से 10 होता है। कोई यह सोचेगा 7 और 3 जोड़ने से 10 होता है, यानी इसका आंसर अनंत हो जाएगा। और अपसारी सोच वह होता है जब आप एक ही उत्तर रहता है, जैसे 2 और 5 जोड़ने से क्या होता है, तो सब कोई बता सकता है 7 होता है। ये अभिसारी सोच के एग्जाम्पल है। और अपसारी सोच की एग्जाम्पल ये है कि कितना जोड़ने से 10 होता है या कितना जोड़ने से 20 होता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अपसारी सोच। अगला क्वेश्चन, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र अधिगम के स्थानांतरण और अंतःविषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा, छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अधिगम के स्थानांतरण और अंतःविषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलापन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। ऑप्शन ए है 2 और 4 सही है। ऑप्शन बी है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी है पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी है दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिकता देता है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, अंक उन्मुख होता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, एक प्रगतिशील कक्षा अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? जेंडर सशक्तता, जेंडर पक्षपात, जेंडर प्रासंगिकता या संभृतता या जेंडर धमकी। जब आप किसी एक तरफ झुके रहते हैं, लड़के या लड़की की तरफ, वह जेंडर पक्षपात होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना कैसे तैयार करेंगे? सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सम्मिलित करें, बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। अगला क्वेश्चन, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गति विषयक असतता से, दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रभाविता से, सांगीतिक योग्यता से, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। गुणज वैकल्य ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा, अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, बच्चों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छा लगा होगा। ये हमारा सेट 1 है। मिलते हैं आपसे सेट 2 में।